सरकार का ये फैसला कितना सही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, क्या मजहब से आबादी कंट्रोल को जोड़ना सही है जैसा कि सियासतदान करते हैं? तीसरा सवाल, क्या 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों पर इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगानी चाहिए? यह भी एक बड़ा कदम होना चाहिए। चौथा सवाल, क्या मोदी हुकूमत आबादी कंट्रोल कानून बनाने का कदम उठाने जा रही है, उठाएगी आगे चल करके? इसको लेकर भी बहुत सारी बातें और उस पर सियासत भी होती है। पांचवा सवाल, बढ़ती आबादी के क्या क्या नुकसानात हैं, इस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम इस पर खुलकर बात करें। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी लाल किले की फसील से ये बात कहते हैं, एक बार और कोशिश हुई थी, संजय गांधी ने कोशिश की थी, इंदिरा गांधी का वो दौर था, लेकिन इसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। कोशिश हो सकता है सही हो, नियत हो सकता है ठीक रही हो, लेकिन उसका तरीकाकार इतना खराब था कि उसके बाद किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की। यह भी एक बड़ी बात है, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है जब लाल किले की फसील से यह बात कही थी तो उसके बाद कांग्रेस का बयान आ गया था। राशिद अलवी ने कहा था कि पहले उन लोगों पर भी गौर खोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए जो कहते हैं, उन लीडरान पर भी बात करनी चाहिए जो कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो। उनका इशारा किसकी तरफ था उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ था। असदुद्दीन ओवैसी का भी उस वक्त बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को बढ़ी हुई आबादी को मैनेज करने की क्षमता ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। आपके पास इतना बड़ा मैन पावर है और आप उसे कम करने में लगे हो, आप इसको ठीक तरह से इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस तरह की बातें भी आई थी, तो तुरंत राजनीति भी शुरू हो जाती है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं ना कहीं सवालों में आ जाता है। हम असम के तनाजुर से यहां तक बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मुन्ना शर्मा साहब को मैंने स्टूडियो में बुलाया है। मुन्ना जी जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। तो मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब भी होंगे, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमने अपने साथ निखिल जैन जी को भी जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ में मेरे होंगे राजीव रंजन, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुन्ना जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मुन्ना शर्मा साहब, हिंदू महासभा किस तरह से देखती है? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं, या तो सरकारें कोई फैसला लें या वजीर आजम कोई बात कहें, कहीं ना कहीं सबसे पहले इस तरह के मामले को, और खासतौर से आबादी कंट्रोल के मामले को, धर्म के चश्मे से इस देश में देखा जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य जरूर है, लेकिन सच्चाई भी है। देखिए, ये आपने 5 प्रश्न पूछे और मुझे लगता है कि 5 प्रश्नों का जवाब आपने पहले ही दे दिया है। बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए कितना नुकसानदेह है ये सब लोगों को पता है। यहाँ की जो जमीन है जिससे पैदावार होता है, जहाँ अन्न उपजता है, वह सीमित है, वह तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन आबादी का विस्फोट होने के कारण जी लोगों को आने वाले वर्षों में अनाज की कमी लोगों में हो जाएगी, लोग भूखे मरना शुरू कर देंगे। पानी की कमी आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में पानी की भी कमी होगी। रहने के लिए जगह पर मारामारी हो रहा है। तो कितनी समस्याएं हैं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा के केंद्र सभी सीमित मात्रा में है। रेल नेटवर्क, बस नेटवर्क, ये सब सभी सीमित संख्या में है। तो अगर ये जनसंख्या का विस्फोट जिस तरह से हो रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो देश विकसित राष्ट्र कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। और इसके लिए जो सोनोवाल सरकार ने ये कानून लाया है, और केंद्र सरकार को भी इस पर कानून लाना चाहिए। और मैं सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इसको धर्म के और संप्रदाय के चश्मे से ना देखें, नहीं, देश की प्रगति से इसको जोड़ें। मैं मुसलमानों की तो बात करूंगा ही, लेकिन कई लीडरान के बयान आते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए, उनसे तंजीमों से जुड़े हुए हों। हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। आबादी को उसका जो तवाजुन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हिंदुओं को और
बच्चे पैदा करना चाहिए। कई जो बाबा बैरागी हैं, कई जो संत जिन्हें कहा जाता है, मुबैना संत मैं कहूंगा, क्योंकि उनमें से कई बाद में जेलों की यात्रा कर रहे हैं इस वक्त, तो उनका भी ये कहना था कि बच्चे खूब पैदा करो। तो इस तरह की चीजें आती हैं समाज में, इस तरह की बातें आती हैं। देखिए, मैंने धर्म गुरुओं से अपील जो मैंने किया, तो मैं किसी एक संप्रदाय का नाम भी नहीं लिया और मैं एक संप्रदाय के धर्म गुरुओं से अपील नहीं कर रहा। मैं सारे संप्रदायों के धर्म गुरुओं से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को बढ़ाने वाला जो वक्तव्य है वह उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है। जनसंख्या को रोकना जरूरी है। हम ये ना ये कहें कि हाँ मुस्लिम की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में मुसलमानों का बढ़े, और इस तरह से सारे संप्रदाय के धर्मगुरु मिलकर के जनसंख्या बढ़ाने का ही काम शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ यह देश हित में नहीं है। ठीक है, सारे धर्मगुरुओं को और सारे नेताओं को मिल करके इस पर एक कड़ा कानून लाना चाहिए और 2 बच्चों का कानून पूरे देश पर लागू होना चाहिए। और अगर इसको कोई नहीं मानता है तो चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध हो, आगे चलकर उसको मतदान करने पर भी प्रतिबंध हो, सरकारी नौकरी देने पर प्रतिबंध हो। ये सभी तरह के प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके मौलाना साजिद रशीदी साहब, असम सरकार के मौजूदा फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? पहला मेरा सवाल यह है, मेरे बाजू में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और उससे इस तरफ अगर आप देखें तो बांग्लादेश है, वहां पर भी आबादी को कंट्रोल करने के तमाम तरीके अपनाए जाते हैं और वहां पर भी परिवार नियोजन के मंत्रालय हैं, वो उस पर काम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जब ये कवायद या कोशिश होती है या इस तरह की बात होती है तो उलमा हजरात का क्या रिस्पॉन्स आता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल असम हुकूमत के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। जब सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, ये कौन तय करेगा? मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। जब सरकार की नीयत साफ होगी तो सवाल भी नहीं होंगे। सवाल जब ही होते हैं जब कोई भी चीज लागू करने वाला उसकी नीयत साफ नहीं होती। अब देखिए, एनआरसी आया आसाम के अंदर, हालांकि ये देश का कानून है और होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लाया गया और जिस तरीके से इसकी प्रक्रियाएं आई सामने और जिस तरह से एक धर्म समुदाय को डराया गया कि भाई मुसलमानों को खासतौर से टारगेट किया गया इसको लेकर, तो वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। ऐसे ही अब जब ये बात आती है कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए, तो सवाल ये है कि जितने देश में लोग अभी तक हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको नौकरियां मिल चुकी? आज देश में बेरोजगार कितने हैं? उनका डाटा सब पब्लिक के सामने आना चाहिए। आज हमारा स्वास्थ्य कैसा है ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। एजुकेशन के नाम पर हमारी सरकार देश को क्या दे रही है वो भी हमें पता चलना चाहिए। मौलाना साहब, सरकार की नीयत क्या है, कैसी है, इस पर तो हमेशा सवाल उठते रहते हैं और इस देश में सिस्टम भी है कि सरकार की नीयत को लेकर ही तो फिर इलेक्शन होते हैं और सरकार की नीयत अगर लोगों को बेहतर लगती है तो वो सरकार वापस लौटती है, कोई और आता है। यही तरीकाकार है लोकतंत्र का, जमहूरियत का। तो सरकार की नीयत पर तो हमेशा सवाल उठते रहे। आप ये बताइए कि मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इस देश में? असम सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं सरकार की नीयत पर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुसलमानों का रद्द-ए-अमल मैं जानना चाहता हूं। आप मुसलमानों को रद्द-ए-अमल क्यों जानना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, नहीं, शहरी नहीं है। आप पिछले 30 साल का डाटा उठा लीजिए, मुसलमानों में कितनी कमी आई है इसको देख लीजिए आप अपने तौर से। ये तो ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई बताने और जताने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ लिख लिए हैं वो अपने हिसाब से नियंत्रण कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि मुसलमान क्या कहता है, सवाल ये है कि इस देश का नागरिक क्या कहता है, इस देश के लोग क्या कहते हैं, इस देश में बसने वाले लोग कितने खुशहाल हैं, वो सबसे बड़ी बात है। सिर्फ मुसलमान को लेकर अगर आप, फिर वही बात आ गई कि जिस चीज को आप कहना चाहते हैं वही सरकार की नीयत है कि साहब अंकुश लगाओ तो मुसलमान बिलबिलाएगा। क्यों बिलबिलाएगा मुसलमान भाई? मुसलमान नहीं बिलबिलाता। मुसलमान तो जब बिलबिलाता है जब कहीं ना कहीं देश के अंदर ये इस तरह की भावनाएं, नफरत जैसी भावनाएं चलती हैं फिरती हैं और गाय के नाम पर, फला के नाम पर जो कुछ होता है तो मुसलमान बिलबिलाता है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि साहब जो है इस पर ऐसा कोई कानून बनना चाहिए और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तो देश का हर नागरिक अपने हिसाब से सोच रहा है और उसको कर भी रहा है। आप देखिए इसको उठाकर, तो ये सरकारी आंकड़े आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान कहां। मजहब से आबादी कंट्रोल को जोड़ना सही है या गलत आपकी नजर में?
नहीं, मजहब लाते क्यों हैं बीच में आप? सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, हमारे देश का कानून धर्मनिरपेक्ष है, मजहब कहां से आ गया बीच में? मजहब को बीच में मत हवाले लाइए। दिए जाते हैं। नहीं, मजहब को लाइए मत बीच में। नहीं, मुसलमान देखिए, जब मजहब को कितने बयान ऐसे हैं आप जानते हैं सर, जब मजहब को आप बीच में लाते ऐसे हैं आते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ इस बात की इजाजत नहीं है, हम नहीं बर्थ कंट्रोल कर सकते, हमारे यहाँ ये है इस देश की सच्चाई ना, इसको भी तो स्वीकार कीजिए। मेरे भाई, फिर वहीं आप घूम फिर कर आ गए जो सरकार की नियत है। अरे सरकार की नियत अगर खराब उसी पर आ गया। मैं सरकार, आप बार-बार अगर सरकार की नियत बिल्कुल नहीं, तो मैं भी इस बात को कहूंगा कि अगर सरकार की नियत खराब होती तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का इतना बड़ा बजट नहीं होता इस देश में। क्यों जोड़ते हो? मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कितना बड़ा बजट दिया है और पिछली सरकारों का क्या बजट था ये भी आप जानते हैं। जो मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको इस्लाम से निकाल दिया गया? तो क्यों मुसलमान को लाते हैं आप? क्यों इस्लाम को लाते हैं आप बीच में? कानून तो सबके लिए है ना रसीद साहब। क्यों लाते हैं? आप समर्थन क्यों नहीं करते? यही तो सवाल खड़ा होता है। कानून तो हमें हर कानून के लिए हमें ही टार्गेट क्यों किया जाता है? ये सबके लिए। दूसरी बात ये, असम में तो कोई ऐसा टारगेट है नहीं, उन्होंने सरकारी नौकरों के हवाले से ये बात कही है, तो आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं, ये तो कहिए। ये नहीं करेंगे ना। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा आपसे? देश का पहला आदमी अगर विकसित हो गया हो तो दूसरे की बात कर लीजिए। जब देश का पहला ही आदमी विकसित नहीं है तो दूसरे की बात कैसे करेंगे आप? ये तो ऐसा हो गया कि पहला सवाल आया नहीं, दूसरा सवाल खड़ा कर दिया आपने। सारे सवाल निखिल जैन साहब, आपकी मौजूदा हुकूमत तो जिनकी है, चाहे असम में हो चाहे मरकज में हो, इसलिए मैं आपका सवाल इस तरफ ले जा रहा हूं कि सरकार की नियत पर आ रहा है, और चूंकि आपकी हुकूमत है दोनों तरफ, तो आपकी सरकार की नियत पर सवाल आ रहा है। नियत ठीक नहीं है ना मौलाना साहब, यही कहना चाह रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए ना सरकार देश में क्या जवाब दीजिए। जैन साहब जवाब दीजिए, नियत ठीक नहीं है इनका। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, और जनसंख्या काबू पाने के लिए अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसमें हर्ज क्या है? अगर कानून बनाते तो उसमें कोई सरकार ने किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी मजहब के लिए नहीं किया है। कितने भाई हैं ये बता दीजिए पहले। 2 भाई हैं सर। अच्छा, आपके चचा ताऊ में कोई 2 से अलावा नहीं है? नहीं, आज की बात हो रही है। आज की बात। अगर आप ऐसे बात करें, मौजूदा हालात करेंगे तो असम के कानून पर भी सर 1 साल का वक्त दिया है। बड़ा अच्छा लगता है, 21 जनवरी से नाफिज होगा। मेरा बाप मिनिस्टर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कहने में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखें तो 20 करोड़ हिंदू और 225 करोड़ हिंदू होने चाहिए, 20 करोड़ मुस्लिम और 225 करोड़ हिंदू होने चाहिए थे। और हिंदुओं की संख्या कितनी? 96 करोड़। किसने मना किया? आप ऐसे नहीं कह सकते ना किसी भी बात को। सरकार इक्वलिटी से चल रही है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। जनसंख्या काबू पाने के लिए सरकार अगर कोई नियम कानून कायदे बना रही है तो उसमें हर्ज क्या है? और ऐसा किसने कहा कि अगर मुसलमान के 2 बेटे होंगे तो उसको इंसेंटिव मिलेगा? और ऐसा किसने कहा? हमें तो चाहिए भी नहीं। और ऐसा भी किसने कहा? ऐसा तो नहीं हुआ आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान कहाँ है? नहीं देख लीजिए आप। सरकार ने तो जनरल कानून बनाया है, वो हिंदुओं पे भी लागू होता है, मुस्लिम पे भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है, ईसाई पे भी लागू होता है। तो इसको धर्मनिरपेक्षता के साथ ही देखना पड़ेगा। धर्म के चश्मे से इसे देखेंगे तो आपको देश में कभी भी कोई कानून समझ ही नहीं आएगा। राजीव रंजन जी, आप मौलाना साहब की बात को किस तरह से देखते हैं? मुन्ना शर्मा जी ने सीधे तौर पर इसका समर्थन किया, हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो अतिवादी हिंदू लीडर हैं वो इसकी मुखालफत नहीं करते, वो भी तरह तरह के बयान देते रहते हैं। दोनों तरफ से बयानबाजियां चलती हैं और आबादी को लेकर के हमने सुने हैं अक्सर आते रहते हैं। और वजीर आजम ने जब अगस्त में 15 अगस्त को लाल किले की फसील से बात कही थी, उसके बाद धड़ाधड़ बयान आए थे दोनों तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ बहुत ही अच्छे लोग हैं या एकदम समर्थन करने वाले हैं, ये भी इस देश की सच्चाई है। इमरान साहब, इस बात को मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय है, दोनों लोगों में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि जो जिनका स्टेटमेंट जो आता है वो स्टेटमेंट देश के लिए नहीं होता है, वो उनके अपने लिए स्टेटमेंट होता है। अगर वो देश का स्टेटमेंट होगा, राष्ट्र का स्टेटमेंट होगा, तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होगा। मौलाना साहब का जो अभी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, इनको अभी भी इस देश से, मुझे पता है कि इनको प्यार है, यहां रहते हैं, तो अगर कोई कानून आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कानून दोनों के लिए आ रहा है। यहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है, किसी भी आर्टिकल का जो प्रोविजन दिया गया है पूरे देश के लिए दिया गया है। माइनॉरिटी हमारे तरफ से तो किसी तरह का जो बातें आ रही है, ऐसा नहीं आ रहा है कि हम उनको अकेलापन की व्यवहार करते हैं या सौतेलापन की व्यवहार करते हैं। जो कानून कहता है दोनों के लिए कहता है। आपने कहा अभी कि माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मंत्रालय का निर्माण किया गया, उसके लिए इतना ज्यादा फंड आया, क्यों आया?
क्योंकि विकास के लिए आया है, उसका देश के विकास के लिए माइनॉरिटी कमीशन में जितने भी लोग जुड़े हुए जो माइनॉरिटी हैं, चाहे माइनॉरिटी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, जितने भी लोग हैं उन माइनॉरिटी को आगे विकसित करने के लिए किया गया है। और निश्चित रूप से इमरान साहब मैं बताना चाहूंगा कि अगर देश का विकास करना है, क्योंकि आज की बात हम कर रहे हैं, आज हम कितने पीछे भाई बहन थे उसकी बात हम नहीं कर सकते, आज के बाद हमें क्या करना चाहिए। देश आज के डेट में जी रहा है और कल के डेट में जिएगा, तो कल के डेट में अगर जीता है तो उसके लिए आपको समझना होगा कि हमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल सकता है। साहब ठीक है, कासमी साहब हेल्थ केयर कैसे आ सकता है। मैं आ रहा हूं राजू जी आपको। कासमी साहब, वोट के लिए आबादी कंट्रोल को वोट से जोड़ते हैं वोटों के सौदागर, और कहीं ना कहीं मेरा ये इल्जाम है या मेरा सवाल है, मुसलमान भी उसके झांसे में आ जाता है। क्या ऐसा नहीं है? हमको भी इस तरफ संजीदगी से सोचना चाहिए। कतारों में तो मुसलमान ही खड़े होते हैं, या टिकटों की लाइन में मुसलमान भी खड़े होते हैं, या कहीं और भी मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान इस देश से अलग हैं या इसकी उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। मेरा सवाल आपसे मौलाना साहब। मुझसे सवाल जी। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, देश में कोई भी कानून आए, जैसा अभी इन्होंने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, आप कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। आप चाहकर भी नहीं कर सकते कि साहब मुसलमानों के लिए अलग स्कीम लाएं, हिंदुओं के लिए अलग स्कीम ला ही नहीं सकते आप, क्योंकि इस देश का कानून ही ऐसा है। तो फिर दिक्कत ये कहने की जरूरत है। सुन लीजिए, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है जब आप ये कहते हैं कि भाई चलिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए, लेकिन जितने लोग अभी तक देश में हैं, पिछले 6 साल में आपने उन लोगों को कितना रोजगार दे दिया? सुनिए, एक मिनट, मुन्ना शर्मा जी सुन लीजिए, यही तो आंकड़े होते हैं, यही तो चीजें होती हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपने जब पहले आदमी को विकसित नहीं किया अभी तक, तो दूसरे आदमी को विकसित आप कैसे कर पाएंगे? आप कहीं ना, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, कितने लोग बेरोजगार हैं? लाखों रुपया खर्च करके लोग इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स बनते हैं। जब बात नौकरी की आती है तो वो बेचारे जूतियां चटकाते फिरते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। दूसरे जितने भी 6 साल में आगे तो और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये बेरोजगारी जनसंख्या से नहीं है, जनसंख्या को ये बेरोजगारी सरकार की खराब नीयत की वजह से, ये खराब नीयत की वजह से। अगर सरकार की नीयत सही हो, आप मुझे बताइए 6 साल में कितनी नौकरियां दे दी आपने? साजिद रशीदी साहब जो बोलना चाह रहे हैं, 6 साल में आपने कितनी नौकरियां दे दी? ज्यादा जनसंख्या को ठीक से मैनेज करना नहीं आता, आपकी नीतियां इस तरह से नहीं। जो बात ओवैसी साहब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर के तुरंत बाद कही थी अगस्त में, कि देश की आबादी का सही मैनेजमेंट आपको नहीं आता है। चाइना ने अपने ढंग से कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके पास जो आबादी है आप उसका मैनेजमेंट करना नहीं जानते, इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। देखिए, चीन में फांसीवाद है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अपनी राय रखने का सबको अधिकार है, और लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं। मैंने पहले आपको कहा था, मैंने किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया था, लेकिन जैसा कि मौलाना साहब खुद ही ये मौलानाओं का विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ये लोग सरकार के निर्णय को मान ही नहीं सकते, ये तो कहेंगे जनसंख्या बढ़ाओ, सच नहीं मानना है, जनसंख्या बढ़ाओ, आपको सच नहीं मानना है, जनसंख्या बढ़ाओ। आप मुझे बताइए ना 6 साल में आपने नौकरी कितनी दी है? ये कहेंगे जनसंख्या बढ़ाओ, सर 6 साल में आपने नौकरी कितनी दी वो तो बता दीजिए। धर्मगुरु भी कहेंगे हाँ हिंदुओं की भी जनसंख्या बढ़ाओ। अरे सर 6 साल में नौकरियां कितनी दी वो तो बता दीजिए, कि पिछले लोगों को कितना विकसित कर दिया वो आंकड़ा दीजिए ना, वो डाटा बताइए लोगों को। साहब हमारे पास नौकरियां ऑलरेडी फालतू पड़ी हुई हैं और लोग जो है बेरोजगार नहीं है। देखिए, बता दीजिए लोगों को। देश में बेरोजगारी है, फिर क्यों है बेरोजगारी? सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। आप एनआरसी पे जाते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी आपको दिखती नहीं, आप अनएजुकेशनल आपको दिखता नहीं, हेल्थ खराब है वो आपको दिखता नहीं। जो इस देश के मौलाना है वो चाहते ही नहीं है कि उनके संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे, उनको रोजगार। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है, कि अनपढ़ रहे आंकड़े पेश मत कीजिए, लड़ाई झगड़े में ज्यादा मुसलमान पढ़ा लिखा है आज के टाइम में, ये लड़ाई हिंदू से ज्यादा मुसलमान पढ़ा लिखा है। गलत, बिल्कुल गलत आंकड़े पेश मत कीजिए। मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख रहा है, इस चीज को तो मानिए, मुसलमान पढ़ लिख रहा है और बहुत पढ़ा लिखा है। मैं भी इस चीज मत कहिए इस बात को, पढ़ लिख रहा नहीं। आप ये क्यों कहते कि पढ़ने नहीं देना चाहिए? आप पढ़ रहे हैं सब लोग। मुन्ना शर्मा जी, आपके कहने से मेरे कहने से थोड़ा पढ़ते हैं। 100% जो है साक्षरता है, तो वहां पर परिवार भी सीमित हैं, छोटे हैं, ये भी एक सच्चाई है। और मुसलमानों में भी जो लोग पढ़ लिख गए हैं, ये अच्छे जॉब कर
कर रहे हैं या जिनका जीवन स्तर बेहतर होता जा रहा है, उनके परिवार सीमित है, छोटे हैं। बिल्कुल जी इमरान साहब, बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों का परिवार छोटा है। सुनिए, छोड़िए आप किसी और को, और जो अनपढ़ लोग हैं उनका परिवार बड़ा है। मेरे 6 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 पढ़े हुए हैं, दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? जिसको पढ़ाना है अपने बच्चों को, चाहे 2 हो या 4 हो। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका एक ही बच्चा है, वो माँ बाप के हक में नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, आवारा है, इतने सारे बच्चे हैं। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी औलाद को कैसा कल्चर देते हैं, हम अपनी औलाद को कैसी सभ्यता सिखाते हैं, ये हमारे ऊपर है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जो हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आप इस बात का समर्थन इसमें तो करते हैं सरकार ना कुछ कि भी नहीं कर मुसलमानों सकती। को बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी बातों से लग रहा है, हाँ, जितने बच्चे हो जाएं उनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, ये पूरी जिम्मेदारी निभाओ, उनको सब कुछ कराओ, लेकिन बर्थ कंट्रोल ना करो। देखिए, ये चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहे, लोग अनपढ़ रहे। इसका मतलब अगर सरकार आगे कोई कानून बनाती है, मेरा सवाल ये है कि अब तक जितने बेरोजगार लोग हैं, क्या उनको रोजगार मिल गया? जितने बीमार लोग हैं, क्या वो ठीक हो गए? सबको आज हम प्रदूषित हवा में जी रहे हैं, कितना हमने उस प्रदूषण को कंट्रोल कर लिया। जितना करप्शन देश में है, कितना हमने उस करप्शन को कंट्रोल कर लिया। जितना हमारा काला धन बाहर था, इतना वापस आ गया। आज हम पॉपुलेशन के लिए बैठे हैं, काला धन की बात हम फिर कर लेंगे। काला धन के लिए जो काम चल रहा है, बहुत सारे सवाल आप अभी कहते हैं कि सरकार धर्मनिरपेक्षता से चलती है। निखिल जैन जी, जवाब दीजिए। सारा ठीकरा मुझे लग रहा है साजिद रशीदी साहब इधर आपके ऊपर फोड़ना चाहते हैं, आपके सर पर फोड़ना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत पर फोड़ना चाहते हैं। और ये सारी गड़बड़ियां इसके मतलब 2014 के बाद से शुरू हुई, ये भी मानेंगे आप? ये भी मानेंगे? ऐसा मैं तो नहीं मानता। 2014 के बाद तो देश में जो डिफिट हो रखे थे, सरकार ने उसे रिपेयर करा। बीजेपी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से ये सब कुछ होता है। अनबैलेंस जब भी देश में होगा, वो सरकार की नीतियों की वजह से होगा। अगर सरकार की नीतियां अच्छी या बुरी तो हमेशा रहती है सर, उसी का फैसला तो चुनाव में करना होता है। इस सरकार की नीति हमेशा 100% बेहतर होती है। कौन कह सकता है? नीति एक्सेप्ट नहीं की भाई। तो सर आप बताएं, आप ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए, जबरदस्ती हमने एक्सेप्ट किया। नहीं, जबरदस्ती क्या होता है? उसका भी आपने विरोध किया। कितने इस्लाम देशों में ट्रिपल तलाक अलाउड है? उसका भी विरोध किया। कितने इस्लाम देशों में ट्रिपल तलाक अलाउड है? आपने दफा 370 70 दिन से कश्मीर बंद आपने कर दिया, हमने फिर भी एक्सेप्ट किया। मतलब मतलब पाकिस्तान से पूछ करके अलगाववादियों से को बिठा करके साथ में पत्थरबाजों को साथ में बिठा करके फैसला करना चाहिए। अलगाववादी सरकार के दामाद फिर तब ये थोपना नहीं होता। अलगाववादी सरकार के दामाद हैं अभी तक भी। अपनी टेरिटरी में अपनी टेरिटरी में हुकूमत दिया जाता था, भी ना उठाए। उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं सर। देखिए, आपको हकीकत का पता ही नहीं है। ये तो सरकार के दामाद हैं, अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया। अलगाववादी आज भी सरकार के दामाद हैं। इनकी मजबूरी है, ये विरोध करें। मर रहा है गरीब कश्मीरी, मर रहा है गरीब मुसलमान। चलिए मैं आ रहा हूं। आज मेरा विषय कश्मीर नहीं है, मैं एक बार फिर आबादी कंट्रोल पर लौटूंगा। इस पर गंभीरता से संजीदगी से बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है। एक छोटा सा वक्फा मैं लूंगा, आप इसको सुनिएगा। मेरे ख्याल से मेरे बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त मिल्लत से जुड़े हुए लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैसेज जो जाना चाहिए साफ सटीक जाना चाहिए। जिसकी जो नियत है, जिसकी जो सोच है, बात है, साफ होकर आनी चाहिए। अभी